बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम लैब नंबर 2 करेंगे और लैब नंबर 2 के अंदर हमने ये देखना है कि जावा का प्रोग्राम क्रिएट कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो पहली लैब हमने की थी उसके अंदर हमने जावा को इंस्टॉल किया था, पाथ कॉन्फ़िगर किया था जावा की इंस्टॉलेशन के लिए, और उसके बाद हमने नेटबीन्स को इंस्टॉल किया था। कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे थे कि उन्होंने JDK इंस्टॉल कर ली है, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, लेकिन उसके बाद जिस टाइम पे वो नेटबीन्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उन्हें ये एरर मिल रहा है कि आपकी JDK जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है और आपका इंस्टॉलर जो है ना वो चलता नहीं है। तो वो लोग जो है ना शायद पाथ कॉन्फ़िगर करने में गलती कर रहे हैं। मैं पाथ कॉन्फ़िगर करने का तरीका आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, आप पहले उसको देख लें। देखें, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जावा इंस्टॉल कहाँ हुई है। जिस टाइम पे आप सेटअप चला रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपकी जावा फलां डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो रही है। मेरे केस में प्रोग्राम फाइल में जावा का एक फोल्डर है और उसके अंदर JDK आपकी इंस्टॉल हुई है, और इसमें एक बिन फोल्डर है जिसके अंदर ये आपके जावा के जितने भी टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं जावा को कंपाइल वगैरह करने के लिए, जावा डब्ल्यू, ये सारे टूल्स आपके इस फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। आपने इस पाथ को कॉपी कर लेना है अपने पास कि भाई इस पाथ पे आपकी JDK इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपने यहाँ से किसी चीज़ को रन नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके इस पाथ को सेट करना है। तो वो आप कैसे करते हैं कि आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप आके पाथ को सेट करते हैं। पाथ की सेटिंग क्या होती है कि ये देखें, ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन है पाथ का। आप इसको एडिट करते हैं और इसके अंदर आप न्यू करके आप अपना जो भी नया पाथ है उसको डाल देंगे। फर्ज किया मेरे केस में ये ऑलरेडी डला हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये वाला केस आपका होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि जावा का कोई भी पाथ सेट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, न्यू करेंगे और यहाँ पे जो आपका पाथ था उसको पेस्ट कर देंगे और दैट्स इट। ये आपका पाथ यहाँ पे आ गया है। अब उसे पता चल गया है कि सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में कि भी ये भी एक पाथ जो है ना है जिसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल हुई है, तो आप इसे ओके कर देंगे। इसके साथ एक एडिशनल स्टेप ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए इसको एनेबल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम का वेरिएबल ही क्रिएट करेंगे। कैसे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे जावा अंडरस्कोर होम, और इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर भी सेम पाथ को आप पेस्ट कर देंगे। और जिस टाइम पे आप ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक जावा अंडरस्कोर होम वेरिएबल का नाम होगा और उसमें ये वैल्यू के अंदर आपका पाथ लिखा हुआ होगा। जब आप ये कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद आप नेटबीन्स को रन करेंगे तो आपका नेटबीन्स जो है ना वो सही प्रॉपर तरीके से रन हो जाएगा और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो सारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो लैब 2 के अंदर हम पहला जावा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लैब 1 में मैंने आपको होम एक्टिविटीज दी थी हम उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि वो क्या थी। उसमें आपने करना ये था कि आपने नेटबीन्स की IDE उसमें 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने थे और प्रोजेक्ट्स का नाम उस तरह से रखना था जिस तरह मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आप अपना नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद जिस टाइप का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम लिखें। तो उसकी रीज़न ये थी, मैंने आपको बताई थी कि जिस टाइम पे आप ये चीज़ मुझे सबमिट करवा रहे होंगे आइंदा भी किसी असाइनमेंट वगैरह में, तो चूंकि आपकी एक आदत बन चुकी होगी कि मैंने नाम इस तरह से लिखना है और मुझे भी पता होगा कि भाई ये नाम और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये प्रोजेक्ट का नाम है कि ये आपका ही है। फिर उसके बाद आपने डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस प्रोजेक्ट में बनानी थी। पहले हम इसको एक्टिविटी को एक दफ़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपने बनाने नेटबीन्स में, तो वो कैसे बनेंगे। नेटबीन्स आपके सामने खुलेगा, आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है और यहाँ से देखें जावा विद मेवन है और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन सिलेक्टेड है। नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जैसे कि कासिम 00 और उसके बाद आप कह लें कि एक्टिविटी 1। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ये मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये आपको सामने यहाँ पे डायरेक्टरीज आ जाएंगी कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। ओके, ये कासिम 00 एक्टिविटी 1 आ गया और इस प्रोजेक्ट की ये अपनी अपनी डायरेक्टरीज हैं। अब दूसरा हमने प्रोजेक्ट बनाना है
और ये भी देखें जावा विद मेवन है, जावा एप्लीकेशन सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम लिखेंगे कासिम 00 एक्टिविटी 1A के मतलब पहली एक्टिविटी है उसका दूसरा आप पार्ट कर रहे हैं तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ये 1A आ गया, ये इसकी अपनी डायरेक्टरीज हैं सारी की सारी, ये 1 की अपनी डायरेक्टरीज थी। इसी तरह तीसरा एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो ये देखें ये न्यू प्रोजेक्ट का ये वाला आइकन ये बिल्कुल सेम वही वाला आइकन है जो आपको ये नज़र आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जावा विद मेवन जावा एप्लीकेशन ये करेंगे और इसका नाम लिख देंगे कासिम 00 एक्टिविटी 1B और आप फिनिश करेंगे तो ये आपके सामने 3 प्रोजेक्ट्स बन गए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या परफॉर्म करना था, नेक्स्ट क्या था कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेज आपने हर प्रोजेक्ट के अंदर बनानी थी। तो क्लासेज आप कहाँ पे बनाते हैं, आप हमेशा सोर्स पैकेज के अंदर कोई नया पैकेज बना के क्लास बनाते हैं या फिर ये जो डिफ़ॉल्ट पैकेज खुद ब खुद जनरेट हो चुका होता है इसके अंदर आप क्लासेस बनाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप इस पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास करेंगे और क्लास का नाम लिख देंगे, लेट्स से ये क्लास ए है तो ये इस पैकेज के अंदर एक क्लास बन जाएगी क्लास ए। ये देखें a.java आपको नज़र आ रही है, ये देखें पब्लिक क्लास ए और उसकी बॉडी आ गई है। अच्छा, इसी तरह आप इसके अंदर दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, ये देखें इसकी डायरेक्टरी क्या है कॉम माई कंपनी कासिम 00 एक्टिविटी 1 और इसकी क्या है एक्टिविटी 1A और इसके अंदर आप 2 क्लासेस बना लें, एक बना लें AB, एक बना लें BC ठीक है, ये आपने 2 बना ली। और जो 1B वाला है इसके सोर्स पैकेज पे आप क्लिक करेंगे और इस पे जाके आप क्या करेंगे नई क्लास बना लेंगे BA और इसी तरह इसमें जाके नई क्लास बना लेंगे CD और कोई और आप इसमें और भी चीज़ें बना सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्लासेज ही बनाते हैं SS। तो इस तरह ये आपकी जो आपका 1B वाला प्रोजेक्ट था एक्टिविटी 1B उसमें मैंने 3 क्लासेस बना दी हैं। किस फोल्डर में बनेगी आपके इस प्रोजेक्ट में SRC या सोर्स का एक फोल्डर होगा, उसमें कॉम का फोल्डर होगा, उसका माई कंपनी का, उसमें कासिम 00 एक्टिविटी 1B का फोल्डर होगा और उसके अंदर ये आपकी तीनों क्लासेज एक जगह पे पड़ी होंगी। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस बना सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट भी IDE में ओपन कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हुए आप उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस किसी भी पैकेज के अंदर बना सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको पैकेजेस बनाने हैं तो आप हमेशा जो सोर्स पैकेज है उस पर क्लिक करके ये जावा पैकेज बनाएंगे। आप इसका नाम जो भी ले देना चाहते हैं टेस्ट पैकेज, ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जितनी भी क्लासेस बनाना चाहें बना लें। SSD ये बेसिकली पैकेजेस का मकसद क्या है, देखें इसके अंदर एक क्लास थी, इसके अंदर एक क्लास थी, मैं चाह रहा हूँ कि इनका आपस में कोई लिंक ना हो और इससे रिलेटेड सारी क्लासें मैं इस फोल्डर में रखूँ और इससे रिलेटेड सारी क्लासें मैं इस फोल्डर में रखूँ। तो इसलिए मैं फोल्डर बना देता हूँ। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर अपनी मर्जी से फोल्डर्स बनाते हैं इसी तरह से आप यहाँ पे भी अपनी मर्जी से पैकेजेस बनाते हैं। आप कंप्यूटर में फोल्डर किस वजह से बनाते हैं ताकि आप अपना डाटा जो है ना ऑर्गेनाइज करके उसमें रख सकें। यहाँ पे भी मैंने फोल्डर इसी वजह से बनाए ताकि मैं अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। अब देखें ये सारी मेरे पास क्लासेस थी और निशानी क्या है कि .java के साथ ये क्लोज हो रही हैं। अब मैंने आपका नेक्स्ट टास्क में ये कहा था कि आपने ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डायरेक्टरीज को सर्च करना है कि आपके कंप्यूटर में किस जगह पे ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और उसके अंदर फाइलें कहाँ कहाँ बनी हुई हैं। ये देखें एक ही है कि क्लोज और रीलॉन्च ऑल प्रोजेक्ट्स, इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज करके रीलॉन्च आपने करना है। तो कैसे करेंगे, क्लोज करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज कर देंगे। तो जब क्लोज करेंगे तो ये आपकी इस प्रोजेक्ट वाली विंडो से गायब हो जाएगा। जिसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लोज करेंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब अगर आपने दोबारा इसको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट में जाएं। ये सारे रिसेंट प्रोजेक्ट जितने भी आपने क्लोज किए हैं ये अवेलेबल हैं, आप यहाँ से दोबारा इनको खोल लें।
ये देखें, ये दोबारा मैंने इनको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या थी आपकी, कि आपने डायरेक्टरीज आइडेंटिफाई करनी है कि जो आपके प्रोजेक्ट की आपने क्रिएट किए हैं पीसी में किस जगह पे आपकी ये डायरेक्टरीज बनी है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना माउस लेके आएंगे, तो ये देखें ये आपको लोकेशन पे लिखा हुआ आ रहा है, सी के अंदर यूजर्स में प्रिंट्स नाम का कोई फोल्डर है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसमें नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, और नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में कासिम 00 एक्टिविटी 1 भी पड़ा हुआ है। इसी तरह सेम लोकेशन पे ये 1A होगा और 1 होगा। तो आप क्या करेंगे, सी में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, प्रिंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के नाम से कोई फोल्डर होना चाहिए। ये यहाँ पे आप डेट मॉडिफाई कर लें और ये देखें ये आपके सारे प्रोजेक्ट जो आपने अभी क्रिएट किए थे ये आपके अवेलेबल है। अच्छा, हम इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर ये सोर्स पैकेज वाला जो फोल्डर था SRC, इसके अंदर मेन फोल्डर होगा, इसमें आपका जावा, कॉम, माई कंपनी, ये देखें कासिम 00 एक्टिविटी 1, और इसके अंदर जो आपने क्लास बनाई थी वो अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा और क्या था इसमें, ये टेस्ट पैकेज के अंदर आपने दूसरी क्लास बनाई थी वो अवेलेबल है। ये देखें आप सोर्स के अंदर मेन में जावा में ये देखें आप दो हैं, एक वो फोल्डर है कॉम वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, और एक जो आपने बाद में बनाया था। आपने इसमें अपनी मर्जी की क्लासेस ग्रुप की थी और दूसरे में आपने अपनी मर्जी की क्लासेस ग्रुप की थी। इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट को आप उठाएंगे उसका सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, मेन, जावा, कॉम, माई कंपनी, कासिम एक्टिविटी 1 भी, और ये देखें उसमें 3 क्लासेस जो हमने बनाई थी वो अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपकी फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है। और लेट्स से कि आपको किसी टाइम पे ये कहा जाता है कि अपना प्रोजेक्ट का कोड उठा के कॉपी करके दें, आप इस तरह नेटबीन्स में आएंगे जहाँ पे आपके ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको RAR में कन्वर्ट कर दें या जिप फाइल के अंदर कंप्रेस कर दें, और ये जिप फाइल आप जो है ना जो भी तरीका आपको बताया जाएगा इसको सेंड करने के लिए, ईमेल है या जिस तरह भी आपको कहा जाएगा, तो आपने ये इसको शेयर करना है। तो ये हमारी लैब एक्टिविटी 1 जो है ना यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि लैब एक्टिविटी 2 में हमने क्या करना है। चलें इनको बना रहने देते हैं कि लैब 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जिसको हम कहते हैं कि हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद क्या होगा, आपने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है सबसे पहला प्रोग्राम इस तरह का कोई होता है, हेलो वर्ल्ड होता है या हेलो या कुछ भी इस तरह का होता है कि आप स्क्रीन के ऊपर ये 2 वर्ड्स जो है ना प्रिंट करवा दें तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी पता चल जाएंगी। अगर हमने जावा में स्क्रीन के ऊपर ये 2 वर्ड प्रिंट करवाने तो उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम अब सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, प्रोग्राम आप हमेशा किसी प्रोजेक्ट के अंदर लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें या जो पहले के बने बनाए प्रोजेक्ट हैं उनको यूज़ करें। तो हम नया ही क्रिएट कर लेते हैं, पहले वाले जो बने हुए इनको क्लोज कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। जावा एप्लीकेशन सिलेक्टेड है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम होगा कासिम 00 और हेलो वर्ल्ड, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें ये देखें सोर्स पैकेज के अंदर मेरी मर्जी है कि इस पैकेज में मैं बनाऊं या इससे हट के भी बना सकता हूं। मैंने क्या करना है, जावा में आप कोई भी काम क्लास बनाए बगैर नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जावा की क्लास बनानी है और इस क्लास का कोई सूटेबल नाम रखना है। तो सूटेबल नाम इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट प्रोग्राम लिखती हूँ। आप देखें ये इसमें 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट और प्रोग्राम। आपने देखा कि मैंने फर्स्ट का F कैपिटल लिखा है और प्रोग्राम का P कैपिटल लिखा है, ताकि जिस टाइम पे मैं इसको दोबारा पढूं तो मुझे पता चल जाए कि ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इन दोनों के दरमियान अंडरस्कोर डाल दूं, ताकि जिस टाइम पे बाद में मैं इस नाम को पढूं तो मुझे पता चले अच्छा ये लिखा हुआ क्या है। अगर तो मैं ये सारा कुछ रनिंग में लिख देता हूँ तो अब मेरे लिए इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये एक्चुअली नाम क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हफ्ते बाद आके इस नाम को पढ़ता हूँ तो मुझे शायद थोड़ा सा टाइम लगे ये समझने के लिए अच्छा ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो आप हमेशा क्लास का नाम जब भी जावा में लिखेंगे तो वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इंग्लिश का लेटर होगा उससे स्टार्ट करेंगे और उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं हर एक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होता है। इसको कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन कि भाई आपने ये नाम जो है ना इस तरह से लिखना है।
और कोई भी क्लास का नाम 1 2 3 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने 1 लिखा तो उसने कह दिया कि क्लास नेम वैलिड नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी और सिंबल वगैरह से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखें जिस तरह मैंने लिखा इसने गलत दे दिया। कुछ जिस तरह ये अंडरस्कोर है ये मुझे अलाउ होता है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से डॉलर साइन है ये मुझे अलाउ होता है कि जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ नाम लिखने से पहले पहले। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास का नाम लिखने से पहले। आप 1 2 3 को स्टार्ट में नहीं लिख सकते। हाँ, किसी भी इंग्लिश लेटर से आप स्टार्ट करें और उसके बाद आप 1 2 3 में से कुछ भी लिखें तो वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप अगर छोटे एफ से भी लिखेंगे तो भी ये वैलिड नाम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप हमेशा क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट करें, और उसके बाद जितने भी वर्ड आते हैं उनको आप कैपिटल से स्टार्ट करें, या फिर आप अंडरस्कोर उनके दरमियान डालें ताकि आपको दोबारा रीड करते हुए ईजी हो कि इस क्लास का नाम क्या है। तो बहरहाल ये हमारी क्लास का नाम हो गया फर्स्ट प्रोग्राम, और मैं इसे फिनिश कर दूंगा तो ये कुछ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ आ जाएगा। इसमें वो मुझे ये बताएगा कि ये पैकेज कौन सा है। तो पैकेज मेरा कौन सा है जी, कि कॉम फोल्डर है, उसमें माई कंपनी का फोल्डर है, और उसके अंदर ये फोल्डर है कासिम 00 हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर मेरी क्लास है और क्लास का नाम क्या है फर्स्ट प्रोग्राम। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ये जो फाइल थी ये फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें एफ कैपिटल है, पी कैपिटल है, तो इसका नाम मतलब फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा था। तो जो मेरी क्लास है उसका नाम भी एग्जैक्टली वही फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर लेट सपोज के इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं अंडरस्कोर इसमें डाल देता हूँ। ये देखें, ये मुझे इसने रेड लाइन इसको अंडर नीचे दे दी है कि क्लास फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो मतलब आप क्लास का जो भी नाम लिखेंगे आपको फाइल का नाम भी एग्जैक्टली वही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो ये सबसे पहली एहतियात है कि आप जिस टाइम पे भी क्लास का कोई नाम लिखेंगे तो क्लास का नाम एग्जैक्टली वही होगा जो आपने फाइल का नाम लिखा है। उसमें एक चीज़ और है कि ये क्लास क्या चीज़ है, ये क्लास बेसिकली एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब है रिजर्व वर्ड है। जब भी ये वर्ड अपीयर होगा कहीं पे तो जो जावा का कंपाइलर है उसे पता चल जाएगा कि ये मैं क्लास की डेफिनेशन में जा रहा हूँ, या ये यहाँ पे कोई क्लास डिक्लेयर होने वाली है। और ये जो है ना पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर है। इसका मतलब ये है कि आपकी ने प्रिविलेज कितनी दी हुई है कि ये कहाँ तक विजिबल है ये क्लास। जिस टाइम पे हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि आपका एक्सेस मॉडिफायर है ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, और डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो अगर ये ना हम लिखें कुछ भी तो ये देखें ये भी बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास। क्योंकि जब आप कोई भी नाम नहीं लिखते एक्सेस मॉडिफायर्स में से किसी क्लास के हेडर में, ये क्लास का हेडर होता है जिसके अंदर आप क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम लिखते हैं। जब कुछ भी नहीं आप लिखते तो फिर कंपाइलर खुद ब खुद अज्यूम करता है कि ये आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। आप यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर के तौर पे, प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर है, और पब्लिक लिख सकते हैं, ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर है। जिस नाम की फाइल होगी डॉट जावा के नाम से सेव, उसके साथ आप या पब्लिक लिखेंगे या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्योंकि अभी आपके सामने मैंने जब प्राइवेट लिखा, प्रोटेक्टेड लिखा, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई इस नाम से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस नाम से मैंने फाइल सेव की है तो उसके लिए क्लास का पब्लिक होना ज़रूरी है, या फिर उसके साथ आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या मैं इसके अंदर एक और क्लास बना लूँ, क्लास सेकंड प्रोग्राम के नाम से? देखें ये बना ली मैंने बिल्कुल। अब इसके साथ मैं क्या पब्लिक लिख सकता हूँ? आपके जहन में क्या आता है? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि पब्लिक क्लास एक ही हो सकती है, और जिस नाम की पब्लिक क्लास होगी उसी नाम की आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। अगर मैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से फाइल सेव की है तो फिर मेरा ये वाली क्लास जो है ना वो पब्लिक हो सकती है। इसके अलावा इस फाइल में और कोई भी क्लास होगी तो वो पब्लिक नहीं हो सकती, तो वो डिफ़ॉल्ट हो सकती है।
प्रोटेक्टेड हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, वो कुछ और हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक नहीं हो सकती। और जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप एक फाइल के अंदर एक ही क्लास को रहने दें। आप जिस तरह से C++ के अंदर आपका एक मेन मेथड होता है कि जिसमें के अंदर जाके आप कोई भी कोड लिखते हैं और उसे रन करते हैं, इसी तरह जावा के अंदर भी एक मेन मेथड है और उसको आप क्या कहते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके सिग्नेचर क्या है कि आप इसे स्ट्रिंग टाइप का कोई एरे देते हैं इनपुट पे, और इसकी बॉडी में फिर आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह C++ के अंदर मेन मेथड होता है उसी तरह ये जावा का मेन मेथड है। इसका सिग्नेचर क्या है कि आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक का कीवर्ड लिखना है, ये इस मेथड की रिक्वायरमेंट है, वॉइड इस मेथड की रिटर्न टाइप है, मेन इसका नाम है, और ये जो इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा हुआ है ये क्या है कि स्ट्रिंग टाइप की एक एरे इसको आर्गूमेंट्स के तौर पे मिलती है, और इसकी बाकी बॉडी है कि बॉडी के अंदर क्या है। ये मेथड का हेडर है, ये क्लास का हेडर है, ये क्लास की बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेथड की बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने क्या प्रिंट लिखा हुआ आए कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से सी आउट करके आप लोग करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जब आपने कुछ प्रिंट करवाना हो C++ में तो सी आउट करते हैं, और उसके बाद आप जो भी चीज़ हो वेरिएबल वगैरह का नाम लिख के उसका डाटा प्रिंट करवाते हैं या कुछ स्ट्रिंग डालते हैं। सेम इसी तरह आप यहाँ पे जावा में क्या करते हैं कि आपके पास सिस्टम डॉट आउट, ये एक आपके पास बनी बनाई API है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, डॉट अगेन वही प्रिंट आप करते हैं, और इस प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर आपने जो भी प्रिंट करवाना हो वो लिख देते हैं। ये बिल्कुल बाकी सारा C++ की तरह ही है, और एंड पे जो है ना कोई भी स्टेटमेंट होगी तो वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। और ये आपने स्क्रीन के ऊपर जिस टाइम पे प्रोग्राम रन होगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। और इसको रन करने का तरीका क्या है कि ये देखिए, ये रन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, मैं इसे रन करूँगा। ये मुझे कह रहा है कि इसे मेन क्लास नहीं मिली, कि मेन क्लास कहाँ पे है। ये मैंने सेव किया है इसको Ctrl+S करके, उसके बाद इसने उठा ली है कि आपकी मेन क्लास जो है ना ये फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। मेन क्लास वो होती है जिसके अंदर आपका मेन मेथड अवेलेबल होता है। अगर आपकी सारी क्लासेज हों और उनमें से किसी में भी मेन मेथड ना हो तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कंपाइल ज़रूर हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये मैंने सिलेक्ट मेन क्लास कर ली। अब ये आपके ये देखें ये लोड होना शुरू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये देखें, ये आपकी आउटपुट आ गई है, हेलो वर्ल्ड बिल्ड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। ये जो बाकी सारा काम था ये जावा में जार फाइल्स बनती हैं और सारा कुछ, ये आपका टाइम लेगा, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर आपने जाके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ कि इसमें हमारा टास्क क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना था जिसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना था स्क्रीन पे, वो हमने लिख लिया। फिर अब हमने ये देखना था कि क्लास कीवर्ड हम यूज़ कब करते हैं, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि क्लास कीवर्ड आप जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं उसके लिए आपको क्लास का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। क्लास का कीवर्ड कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो अभी नेक्स्ट चीज़ लिखी जा रही है ये किसी क्लास की डेफिनेशन लिखी जा रही है। फिर मैंने ये बताया कि क्लास का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, उसके नाम के अंदर स्पेस कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, 1 2 3 या किसी सिंबल वगैरह से जो है ना इसको स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंडरस्कोर और $, दो सिंबल्स हैं जो आपको अलाउ हैं किसी भी क्लास का नाम लिखने के लिए। और जो भी पब्लिक क्लास आप बनाएंगे उसी नाम की आपको फाइल सेव भी करनी पड़ेगी .java एक्सटेंशन के साथ। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सेस मॉडिफायर कौन से हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और डिफ़ॉल्ट है। तो इनका रोल वगैरह क्या है ये अभी हम नहीं देखते, लेकिन आपने ये चीज़ देख ली है कि भी एक
अगर फाइल है तो एक फाइल के अंदर पब्लिक क्लास एक ही हो सकती है, बाकी उसके अलावा उसके अंदर आपकी मर्जी है कि प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट क्लासेस जितनी भी बनाना चाहें, और जिस नाम की पब्लिक क्लास होगी उसी नाम की ही आपकी फाइल सेव होगी। फिर क्लास की बॉडी क्या है कि वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है, और आप उस क्लास की बॉडी के अंदर क्लास के वेरिएबल्स उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के मेथड्स जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं, और जिस तरह से अभी हमने मेन मेथड क्लास की बॉडी के अंदर बनाया था। ठीक है, आप देखें इस क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे एंड हो रही है, और इस क्लास की बॉडी के अंदर क्या है, एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ये मेन मेथड है। आप जावा में जितना भी कोड लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, उसके लिए जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो हमेशा या क्लास की बॉडी के अंदर होंगे या किसी मेथड की बॉडी के अंदर होंगे। अगर आप इस क्लास से बाहर जाके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं इंट ए, तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या आपने अगर वेरिएबल्स लिखने हो तो वो आप कहाँ पे लिखेंगे? तो वेरिएबल्स लिखने का मैंने आपको बताया कि वेरिएबल आप क्लास के अंदर लिख सकते हैं। क्लास के अंदर जो वेरिएबल लिखते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास की। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में बात करें, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं कि कोई टेक्स्ट है जिसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उस टेक्स्ट का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को या इस टेक्स्ट को जो है ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ और बाद में इस वेरिएबल को कॉल करके डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इसमें वैल्यू में डाल दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा प्रिंट का मेथड है जिसने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, उसे मैं कह दूंगा कि टेक्स्ट की जो वैल्यू है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। अच्छा, अब देखें कि इसने मुझे एरर दे दिया है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल टेक्स्ट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कि ये जो मेन मेथड है मेरा, ये बेसिकली स्टैटिक है, और ये जो मेरा वेरिएबल है टेक्स्ट, ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है, अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या है, ये चलो बात की बात है, लेकिन अभी अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कि यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसे भी स्टैटिक बना दें, क्योंकि आपका स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही प्रिंट करवा सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में, ये हम आगे चलेंगे और फिर एक टाइम आएगा कि आपको ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा ये स्टैटिक क्यों हम करते हैं और नॉन स्टैटिक क्यों करते हैं। अभी के लिए ये ज़रूरी है देख लें कि मैंने जैसे ही इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने की कोशिश की तो इसने मुझे कहा कि आप क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर हैं तो नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकते, तो मैंने नॉन स्टैटिक को भी स्टैटिक बना दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे अगेन क्या प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा, हेलो वर्ल्ड। ये रन करने का एक और तरीका है कि आप उसी प्रोग्राम फाइल पे राइट क्लिक करें और रन फाइल कर दें, वरना आप रन प्रोजेक्ट कर दें, दोनों मतलब एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये देखें, ये आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है, और इसका मेथड क्या है कि जो स्क्रीन के ऊपर इस टेक्स्ट को प्रिंट करवाता है, जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है। आप सेम काम आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप एक मेथड बनाएं यहाँ पे, बल्कि मेथड बनाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड, ये इस क्लास का वेरिएबल था, ये इस मेथड का वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसका स्कोप क्या चीज़ है, जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ वहाँ से लेके इसके एंड होने तक। ये डिक्लेयर हुआ क्लास की बॉडी में, तो यहाँ से लेके क्लास की बॉडी जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ तक इसका स्कोप है। स्कोप से मुराद अगर मैं इसको इस मेथड के अंदर देखूंगा तो भी ये मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, मेथड से बाहर जाके यहाँ पे देखूंगा तो भी ये स्क्रीन पे मुझे प्रिंट करवा देगा कि भाई ये हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे इस तरह से है। अब ये मैं प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सिस्टम डॉट आउट है ये हमेशा आपका किसी न किसी मेथड के अंदर रहते हुए ही प्रिंट करवाएगा, उसके बाहर आप अगर लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है,
तो अब किसी मेथड में अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वो आप कैसे करते हैं। जिस तरह ये आपका मेन मेथड है, तो इसके अंदर आप जाएंगे और अगेन यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग, कोई भी इसका नाम लिख दें, नेम लिख दें इज इक्वल टू कासिम। ठीक है, अब इस नेम को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं नेम लिख दूंगा, ये प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे कासिम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कासिम लिखा हुआ हो, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ कि कासिम लिखा हुआ और उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए, तो मुझे उसके लिए एक और प्रिंट की स्टेटमेंट या जिसको आप कह रहे हैं सी आउट, वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपको पहले कासिम लिखा हुआ नज़र आएगा और फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस कासिम का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ, या इस स्ट्रिंग नेम, ये जो वेरिएबल नेम था इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इस मेथड के अंदर तक है। इसके बाहर अगर जाके किसी मेथड में मैं नेम को कॉल करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं करने देगा। जैसे कि कोई भी एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ टेक्स्ट, अभी देखें ये इसके लिए बिल्कुल वैलिड है क्योंकि टेक्स्ट का स्कोप यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ तक है। इसके अंदर अंदर जिस जगह पे भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा कंपाइलर को पता है कि ये इस टेक्स्ट की बात कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, अब ये मुझे एरर दे रहा है, इसे नहीं पता कि ये नेम क्या है। क्यों? क्योंकि नेम का स्कोप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। इसकी बॉडी के बाहर, मेन की बॉडी के बाहर किसी चीज़ को ये नहीं पता कि मेन के अंदर कोई वेरिएबल नेम है। ठीक है, जबकि ये क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनका उस क्लास के अंदर सारी चीज़ों को पता है कि ये वेरिएबल क्या है, चाहे वो कोई और मेथड है, वेरिएबल है, कुछ भी है। लेकिन जो किसी मेथड के अंदर का वेरिएबल है वो उसका स्कोप सिर्फ उस मेथड के अंदर तक ही है, उसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये इस तरीके से आप किसी मेथड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और क्लास के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ये जो क्लास के वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए इन्हें आप क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये आपके क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए है। और ये जो आपने मेन मेथड वगैरह, ये मेथड जितने भी बनाते हैं आप इसको क्या कहते हैं? बिहेवियर्स ऑफ क्लास। ये एक मेथड था, ये बिहेवियर ऑफ क्लास, ये दूसरा मेथड था। ठीक है, और ये जो लोकल वेरिएबल हैं आपके किसी मेथड के, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप इसी मेथड के अंदर अंदर तक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग क्या इसका लिख लें, इंट सैलरी इज इक्वल टू 5000। ओके, ये अब इस डिस्प्ले मेथड के अंदर अंदर वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ सैलरी, आप देखें डिक्लेयर तो है लेकिन इसका स्कोप सिर्फ यहाँ पे है, इसके बाहर इसको नहीं पता कि ये सैलरी नाम की क्या चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसको क्लास वेरिएबल बना दूंगा तो फिर इसको भी पता चल जाएगा ये सैलरी क्या चीज़ है, इसको भी पता चल जाएगा ये सैलरी क्या चीज़ है। तो होपफुली कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा कि जावा के अंदर आपने मेथड्स कैसे लिखने हैं और आपने एक सिंपल मेथड लिखना है जो दो इंटीजर्स को सम करे। फिर उसका मेथड क्या हेडर जो है उसका एक ओवरव्यू लिखना है और देखना है, और फिर मेथड की बॉडी का। और फिर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं मेथड को इनसाइड सेम जावा क्लास, तो वो आप कैसे करेंगे? ओके जी, ये जिस तरह एक डिस्प्ले का आपने मेथड बनाया, इसी तरह से आप एक और फंक्शन बनाएं, फंक्शन टू ऐड टू इंटीजर्स। ठीक है, और इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे? इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये आपका एक मेथड है जिसका काम क्या है कि ये दो इंटीजर्स को सम करता है। आप इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखेंगे? मेथड हेडर लिखेंगे। और मेथड हेडर क्या होगा? सबसे पहले कोई आपका एक्सेस स्पेसिफायर होगा, जैसे पब्लिक हो गया। मेथड जावा में आपके दो तरह के होते हैं, या स्टैटिक होते हैं या नॉन स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक आपकी मर्जी है, स्टैटिक कर लें,
अगर नॉन स्टैटिक करना चाह रहे हैं तो इसको स्टैटिक के कीवर्ड को हटा देंगे तो नॉन स्टैटिक हो जाएगा। फिर रिटर्न टाइप होगी इसकी, अगर दो इंटीजर्स को आप सम करते हैं तो उसका रिजल्ट कोई इंटीजर नंबर ही आएगा, तो इसकी रिटर्न टाइप आप इंटीजर रख लेंगे। और उसका कोई नाम होगा मेथड का, उसके पैरेंथेसिस हो गए। ये जो पूरी लाइन मैंने लिखी है इसको आप कहते हैं ये मेथड का हेडर है, और उसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी आ गई है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी इंटीजर्स होंगे उनका सम करेंगे। फर्ज किया कि आप कहते हैं कि आपने क्लास वेरिएबल्स में डिफाइन किए हुए दो इंटीजर के स्टैटिक इंट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5 और उनको इनिशियलाइज भी कर दिए। स्टैटिक इंट सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 10। तो आपका सम मेथड क्या करेगा, फर्स्ट इंट प्लस सेकंड इंट, और इन दोनों का रिजल्ट क्या है उसे रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब है कि आपने यहाँ पे बताया था कि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो आपने यहाँ पे कहा है कि इन दो नंबर्स को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसे रिटर्न कर दो। तो ये आपका मेथड का हेडर हो गया यहाँ तक, और ये उसकी बॉडी हो गई। बॉडी के अंदर आपने दो वेरिएबल्स को ऐड किया और इस रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। अब इस रिजल्ट को आप इस मेथड को किसी दूसरे मेथड के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। आप स्क्रीन पे एक लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का मतलब है लाइन के, मतलब आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो नई लाइन के अंदर आए। जिस तरह प्रिंट सिंपल एक ही लाइन के अंदर सब कुछ प्रिंट करेगा, ln नई लाइन के अंदर। और यहाँ पे आपने पूरी एक स्टेटमेंट लिख दी, दी सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू, और उसके बाद आप क्या लिखें यहाँ पे, जो भी इसका सम था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और सम क्या है आपका, सम के मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, इस मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल कर लिया। जिस टाइम पे भी ये प्रिंट ln आएगा तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फर्स्ट और सेकंड इंटीजर जिसमें 5 और 10 स्टोर था, इन दोनों को ऐड करेगा और जो रिजल्ट है वो भेजेगा, और वो रिजल्ट जो है ना वो स्क्रीन पे आपकी प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। रन फाइल की मैंने, ये देखें, द सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह से आप किसी मेथड को डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप उसको कॉल करना हो तो उसको ऐसे सिंपल तरीके से कॉल करते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं मेथड्स को कॉल करने की। अभी के लिए बस हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड वो कोड का सेगमेंट है जिसने एक्चुअल कोई टास्क परफॉर्म करना है। जिस तरह ये सम क्या है, ये एक मेथड है, इसने क्या करना है, दो नंबर्स को सम करना है और रिजल्ट आपको रिटर्न करना है। डिस्प्ले क्या है, ये एक मेथड है, इसका काम क्या है कि आप क्या है किसी वेरिएबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। ये जो मेन मेथड है, ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक मेन मेथड का होना जरूरी है जहां से आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अगर ये मेन मेथड नहीं होगा तो आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। जिस तरह का हमें शुरू में मिल रहा था कि भाई आपकी मेन क्लास जो है ना मुझे नहीं मिली इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि वो कौन सी है। मेन क्लास आपका एंट्री पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो ये आपने देख लिया कि सिंपल मेथड दो इंटीजर्स को सम करने का कैसे लिखते हैं, मेथड का हेडर क्या है, मेथड की बॉडी क्या है, और किसी मेथड को अगर जावा की किसी सेम क्लास में कहीं से एक्सेस करना हो तो वो आप कैसे करते हैं। तो ये हमारा मेथड से रिलेटेड हो गया। मेन मेथड क्या है, मेन मेथड जिस तरह आपको मैंने बताया था कि सी के अंदर आपका एक मेन होता है, इसी तरह जावा के अंदर भी आपका एक मेन मेथड है। इस मेन मेथड का ये सिंटैक्स है, ये मेथड हेडर है और ये इसकी बॉडी है। ये सिंटैक्स आपको हर सूरत में ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम को नहीं पता, कंपाइलर को नहीं पता कि ये मेन मेथड है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। और ये होगा क्या कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये चार वर्ड्स आपको याद रखने हैं।
और इसके अंदर नेट बीन्स के अंदर एक शॉर्टकट भी है कि आप PSVM लिख के टैब का बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद इस मेन मेथड का पूरा सिग्नेचर आपको डाल के दे देगा, जिसमें इसकी मेथड की बॉडी और हेडर दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या लिखना है आपने? PSVM, P मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद टैब, तो ये आपका पूरा मेथड लिखा जाएगा। इसी तरह से आप जो सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं उसके लिए भी SOUT आउट लिख के आप टैब दबाएंगे तो ये आपका पूरा लिख देता है। इसको लिखना चाहिए शायद इसके अंदर अभी ये इनको कहते हैं मैक्रोस कहते हैं। ये मैक्रोस जो है ना शायद अभी तक इस मेरे वाले नेट बीन्स के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ सिस्टम आउट का। और मेन मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर होगा और इसके इनपुट आपको एक स्ट्रिंग टाइप की एरे देनी है। उस एरे का नाम ARGS की जगह A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैलिड नाम हो सकता है, लेकिन टाइप स्ट्रिंग होगी और एरे होगी। एरे के बगैर लिखेंगे तो भी गलत है, आपका ये मेन मेथड नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे एरर दे देगा। एरे के साथ जो है ना ये एग्जीक्यूट करूंगा तो इसे पता है कि ये मेरा मेन मेथड है। और एक क्लास के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेन मेथड होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, एग्जिस्टिंग एपीआईज को आप कैसे यूज करते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम डॉट आउट क्या है, ये आपकी एक पहले से बनी बनाई एपीआई है जिसको आपने यूज किया और उसके बाद आपने प्रिंट एलएन या प्रिंट का फंक्शन कॉल करके आपने किसी चीज को प्रिंट कर दिया। अगर ये ना होती तो आपको अगेन एक क्लास बनानी पड़ती कि जिसके अंदर आप डिफाइन करते कि आपने अगर किसी चीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो आपका कोड काफी लेंथी हो जाता। तो ये सिस्टम डॉट आउट आपके पास एक एपीआई थी जिसको आपने यूज किया और आपने अपने प्रोग्राम को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। इसी तरह एक स्कैनर क्लास है कि अगर यूजर से आपने इनपुट लेनी हो, जिस तरह यहाँ पे तो देखें आपने स्क्रीन पे सिंपल 2 इंटीजर्स की वैल्यू खुद ही दे दी। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई तरीका हो कि यूजर से पूछा जाए कि भाई आपका पहला इंटीजर क्या है, वो कोई वैल्यू डाले, फिर उसके बाद पूछा जाए दूसरा इंटीजर क्या है। जिस तरह CN वाला सिस्टम होता है कि आप C आउट और CN करते हैं C++ के अंदर, उसी तरह यहाँ पे CN नहीं होता, उसके लिए आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी थोड़ा सा मतलब एक आध लैब और गुजरेगी, आप थोड़ा इन चीजों से फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर हम स्कैनर क्लास को भी आगे लेके चलेंगे। अभी आपका टास्क क्या है घर से करने के लिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें डिफरेंट क्लासेस होंगी सेम पैकेज में, और क्लासेस के आपने मुनासिब नाम लिखने, और नाम लिखते हुए ख्याल रखिएगा कि उनकी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हो। और मेन मेथड आपने हर क्लास के अंदर बनाना है, ये भी ज़हन में रखिएगा कि हर क्लास में कितने मेन मेथड बन सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यूजर से 5 इंटीजर्स लेने इनपुट के तौर पे और उनका सम करना है और किसी सम वाले मेथड के थ्रू, और अपने प्रोग्राम को आपने रन करके डिमोन्स्ट्रेट करवाना है। ये आपका होम टास्क है, ये बड़ा इजी टास्क है, आप कोशिश करेंगे इसको करने की तो नेक्स्ट लैब होगी उससे पहले मैं आपको करके भी ये दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। थैंक यू जी।